हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट 2023 के लिए EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके NCERT बेस्ड हैं और इसमें हम सभी टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम्स नज़दीक है अर्थात 28, 29, 30 बाकी सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये क्वेश्चन हमने पहले कई क्लासों में बांट कर करे थे। आज हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन डिटेल से यहाँ पर बताने का आपको प्रयत्न करेंगे। जिसने भी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, यदि वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में हूबहू ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 से लिया गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर से ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है। और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न हमें दिखाई देते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट है आपका, जानवरों पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके NCERT में दिए हैं सारे यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न हमें दिखाई पड़ते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण विविध डिजाइन्स यानी पैटर्न हमें दिखते हैं। अब आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा जलवायु के कारण, जो कि गलत होता है। बालों के कारण पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में जागने वाले जानवर हर वस्तु को किस रंग में देख पाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जो रात्रि में जागने वाले जानवर होते हैं वो सारी चीज़ों को काले और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट कलर्स में देख पाते हैं। अब यहाँ पर रात्रि को जागने वाले जानवर कौन कौन से हैं, यदि आपसे पूछ लें कि रात्रिचर प्राणी कौन कौन से हैं, तो आपका उल्लू हो जाएगा, इसके बाद आपका रैकून हो जाएगा और चमगादड़। ये सभी रात्रि को जागते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं, क्यों क्यों घुमाते हैं। तो आपको बता दें कि जो पक्षी हैं उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो स्थिर होती हैं, हमारी तरह घूमती नहीं है। इस कारण से जहाँ भी पशु पक्षियों को देखना होता है तो वो अपनी पूरी गर्दन घुमा करके देखते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि जो पक्षी होते हैं उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं और एक पक्षी जो हैं एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज, चील और गिद्ध, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। पूछ लेगा कि किन की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक होती है और किन जंतुओं या जीवों की दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी अधिक होती है। तो आपने नाम याद रखने हैं इनके। बाज, चील और जो गिद्ध होते हैं यानी बलचर जिसे कहते हैं, इनकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, पृथ्वी के सफाई करता जीव कहते हैं, अर्थात सड़े गले अवशेषों को ये खा जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है शेर, बाघ और चीता, इनकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा कितनी होती है, 6 गुनी अधिक होती है। ऐसा याद रखेंगे कि ये ज़्यादा डेंजर होते हैं, इस कारण से इनकी दृष्टि अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता, बाघ और शेर, मतलब ये जो तीनों हैं ये मलमूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे अदर इनका जो इलाका है बटा हुआ होता है कि इस इलाके में ए रहेंगे, दूसरे इलाके के दूसरे कुत्ते बाघ हो जाएंगे। तो यदि एक इलाके से दूसरे इलाके में कुत्ते पहुंच जाते हैं और मलमूत्र करते हैं तो उसकी गंध से ये पहचान लेते हैं कि किसी दूसरे इलाके के या दूसरे इलाके का कुत्ता या बाघ या शेर हमारे इलाके में प्रवेश कर गया है। तो ये गंध से समझ लेते हैं, ये आपने याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जानवर जिनके शरीर पर रोम नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इससे काफ़ी क्वेश्चन बने थे तो इस बार भी आपके इससे क्वेश्चन आने हैं। तो थोड़ा सा आप यदि इसे समझ लेते हैं तो फिर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वे जानवर जिनके शरीर पर रोम यानी बाल नहीं होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई भी नहीं देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अंड्योज। अंड्योज मतलब अंडों को जन्म देते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसे छिपकली, मेंढक और पक्षी। आपने छिपकली तो देखी ही होगी, सबके घरों में ये देखने को मिल जाती है। तो आपने कभी देखा कि छिपकली के शरीर पर बाल है? नहीं, उसके शरीर पर रोम या बाल नहीं होते और ना ही हमें उसके कान दिखते हैं। तो ये क्या हो गई, अंड्योज, अर्थात ये अंडों को जन्म देती है। इसी तरह से मेंढक के शरीर पर बाल नहीं होते, पक्षी हो गया। ठीक है। तो जैसे सर्प भी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, सर्प। ठीक है, तो इसके शरीर पर भी बाल नहीं होते और इसके कान भी नहीं दिखते। और जितने भी आपके पक्षी हैं, कबूतर, गौरैया, ठीक है, मैना, बाज, चील, जो भी है,
तो इनके शरीर पर भी बाल नहीं होते, ना ही इनके कान दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, अंडीयज कहलाती हैं, अर्थात अंडों को जन्म देती हैं। अब इसके अलावा दूसरा होता है एक जरायुज। अब ये जरायुज क्या होता है, तो जिनके शरीर पर रोम यानी बाल पाए जाते हैं और कान भी बाहर दिखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, जरायुज। जरायुज मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य को ले लो। मनुष्य के शरीर पर रोम भी पाए जाते हैं और कान भी बाहर दिखते हैं। इसी तरह मनुष्य के जैसे जितने भी जीव जंतु होंगे, जैसे हाथी हो गया, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, तो ये सारी मतलब जो प्राणी हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और कान भी बाहर दिखते हैं। इस कारण से जरायुज यानी अंडों को जन्म देते हैं। बस इसमें इतना ही समझना। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जरूर उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, पिछली बार क्वेश्चन भी बना था इससे कि वह कौन सा जीव है जो कई किलोमीटर दूर से मतलब गंध के माध्यम से अपनी मादा की पहचान कर लेता है, तो वो होता है रेशम का कीड़ा। ठीक है, इसे याद रखना और यह सहतूत के वृक्षों पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस और बगुले में कौन सा संबंध पाया जाता है। तो अब आपकी एनसीईआरटी में सहजीवी दिया है तो हम इसी को सही मानेंगे। वैसे सहजीवी संबंध इसमें नहीं होता, इसमें सहभोजी संबंध होता है। और जिसने भी हमारी ये क्लास देखी होगी, मैराथन 1 घंटे की ली थी हमने, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया है। तो आप वहाँ जाकर जरूर देख लें एक बार कि सहजीवी क्या होता है, सह क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करी थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सफाईकर्ता जीव कौन कौन से हैं। तो अभी बताया, चील, कौए, गिद्ध, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, कुबरेल, ये सारे पृथ्वी के सफाईकर्ता जीव होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उल्लू और रैकून रात्रिचर जीव हैं, अर्थात रात में विचरण करते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरता के लिए कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो वो हैं आपके तोता, खरगोश, बंदर और मछली। इतने आपको इनसे याद रखने इस टॉपिक से क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका घोंसले, मतलब किस पक्षी का घोंसला किसका बना होता है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मुलायम, यहाँ पर होगा मुलायम घोंसला। ठीक है, ये पत्ता नहीं होगा, यहाँ होगा कि कौन सा पक्षी जो है अपना घोंसला मुलायम बनाता है पत्थरों के बीच में, या कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाता है। तो वो है इंडियन रोवेन बर्ड, जिसे कलचीड़ी कहते हैं। और जो कलचीड़ी पक्षी होता है, यह जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, इसके बीच में जो पत्थर पाए जाते हैं, इसके बीच में मुलायम घोंसला बनाता है। और इसके घोंसले में रुई और टहनियाँ, मतलब जो मुलायम टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, वो देखने को मिलती हैं। और जो कलचीड़ी पक्षी होता है, यह इसकी जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है, ये भी आपने याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। तो वो होती है कोयल पक्षी, क्योंकि इन दोनों का कलर सेम होता है। और जो कौवा पक्षी होता है वह अपने ही अंडे समझ करके और कोयल के अंडों को सेता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर या सुनसान जगहों पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो वो कौवा पक्षी होता है। और इसके घोंसले की इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसके घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद बना करके या सिल करके अपना घोंसला बनाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, सिल कर, यानी दर्जन चिड़िया जिसे कहते हैं, टेलर बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, नर पक्षी कई घोंसले बनाते हैं और उन कई घोंसलों में से जो मादा पक्षी होता है वह किसी एक घोंसले को जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है चुन करके अपने अंडे दे देती है। वो पक्षी कौन सा कहलाता है। तो बीबर पक्षी वो कहलाते हैं। सारे घोंसले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, हर बार इससे पिछली बार क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है, कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो वो है आपका पाख्ता पक्षी। नेक्स्ट, गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो गौरैया जो है वो घरों के आसपास, अलमारी, आईने, पंखे के पीछे या आंगन के आसपास अपने घोंसले बनाती है। तो ये भी आप याद रखना। ठीक, ज़्यादातर जो गौरैया पक्षी है दिल्ली में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पुराने मकानों और खंडहरों में अपना घोंसला। तो वो कबूतर होता है जो पुराने मकानों और खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके कौन सा पक्षी अंडे रखता है। तो वो है आपकी बसंत गौरी। और जो बसंत गौरी है ये गर्मियों के दिनों में टुरू कुरू की आवाज़ करती है, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है, पेड़ और झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो वो आपका शकरखोरा, जिसे बारबेट पक्षी कहते हैं। और इसके अलावा लटकते हुए घोंसले और कौन कौन से पक्षी बनाते हैं। तो वो है आपकी बया, फुदकी, जबकि और फूल चूही। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, टहनियाँ देखने को मिलती हैं। तो अभी आपको बताया कौवे पक्षी के घोंसले में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। तो जब कभी भी आपसे झटके से आगे पीछे करने की बात करता है तो वो मैना पक्षी होता है। और जो मैना पक्षी है यह
पेड़ के तनों की सराखों में अपना घोंसला बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है किस पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह गोल होती हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है आपका उल्लू पक्षी, आउल जिसे कहते हैं, रात्रिचर प्राणी होता है। नेक्स्ट है वह कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक, देखो झटके से यदि आपसे पूछता है कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे, तो मैना। और काफ़ी हद तक पीछे कौन कर लेता है, तो वो उल्लू। थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, तो याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट पेड़ में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को कौन सा पक्षी खाता है, तो वो आपका कठफोड़वा होता है, वुड पीकर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है सचिव पक्षी क्या कहलाता है, तो यह पक्षी अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया होती है और यह जहरीले सर्पों का शिकार करती है, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है डॉल्फिन, यह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल लेता है। इसके अलावा और कौन से पक्षी हैं जो अलग अलग आवाज़ें निकाल लेते हैं, सॉरी जानवर, तो बाघ, आपका जो बाघ होता है ये भी अलग अलग अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघिन को बुलाने के लिए अन्य आवाज़ निकालता है और शिकार के लिए दूसरी आवाज़ निकाल सकता है। ठीक, तो पूछा जाता है कि डॉल्फिन है यह हमारा जलीय जीव कहलाता है, अंधी होती है और यह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। नेक्स्ट है पेड़ के ऊपरी भागों में घोंसला बनाने वाले, मतलब जो ऊपर के भाग होते हैं पेड़ के, उसमें घोंसले बनाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो बाज और चील। ठीक, नेक्स्ट दूसरे पक्षियों के घोंसले में रहने वाले पक्षी, तो जो दूसरे पक्षी घोंसले बनाते हैं और उसमें दूसरे पक्षी निवास करते हैं, तो वो होते हैं आपके कोयल। ज़्यादातर आपकी एनसीईआरटी में कोयल ही है। इसके अलावा यदि कभी पूछ ले तो चातक और पपीहा भी दूसरे पक्षियों के घोंसलों में ही रहते हैं। नेक्स्ट है घर के आंगन में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो आपका गौरैया पक्षी है। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे घोंसलों से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं अब टॉपिक हमारा यहाँ पर प्रसिद्ध भोजन, मतलब कहाँ पर कौन सा भोजन फेमस है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ही क्लास में आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ। तो क्वेश्चन है कि नारियल से बना हुआ टेपियोका किस राज्य में खाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके केरल राज्य की फेमस डिश होती है, उबला हुआ टेपियोका, जो करी के साथ वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, इससे दूसरा क्वेश्चन पिछली बार बना था, टेपियोका का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है कोप्पा, ये भी आपने याद रखना। ठीक, नेक्स्ट केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है, तो सबसे पहले तो जो केले के फूलों की सब्जी है ये केरल राज्य में खाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें सहजन यदि पूछता है, इससे पिछली बार मैचिंग वाला क्वेश्चन बना था, एक तरफ राज्य दिए गए थे और दूसरी तरफ फूल दिए थे। क्या थे ऑप्शन, केले के फूल, दूसरा था सहजन के फूल, तीसरा था कचनार के फूल। फिर दिया गया था राज्यों में केरल था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश और एक ऑप्शन और था। तो याद रखना केले के फूल केरल, आसानी से याद रहेगा, केले केरल, केले केरल। ठीक है, इसके बाद सहजन, सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र में। ठीक है, और आपके जो कचनार के फूलों की सब्जी है वो कहाँ खाई जाती है, तो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है अवियल, अवियल क्या कहलाता है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि अवियल है, फिर आपके ऑप्शन में कुछ भी दे दें तो आपको याद रखना है ये एक मिश्रित सब्जी होती, मतलब सभी सब्जियों को मिलाकर के बनाया जाता है, उसी को अवियल कहते हैं। और यह कहाँ पर खाई जाती है, तो ये भी आपके केरल की फेमस डिश है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके केरल राज्य से बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, और यहाँ का जो नृत्य होता है वो कथकली नृत्य होता है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सरसों के तेल में, 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, सरसों के तेल में बनी हुई मछली और नारियल के तेल में, तो थोड़ा सा अंतर है, याद रखना। सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर राज्य में फेमस है, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली आपके गोवा राज्य में फेमस है। यदि आपको बता दें, आपको पूरा डिटेल से वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में डले हुए हैं एक एक टॉपिक के। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस का टाइम है, आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ, तो अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से सारा आपका मैटर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बांस के कौपल और मूमोज किस राज्य में प्रसिद्ध हैं, तो पिछली बार केवल ये पूछा था कि बांस के कौपल किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है, तो ये नागालैंड में खाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लाल चीटी की चटनी किस राज्य की प्रसिद्ध है, तो एक तो छत्तीसगढ़ और ये झारखंड के लोगों द्वारा भी खाई जाती है। अब आपने झारखंड के बारे में सूर्यमणि के बारे में पढ़ा होगा, जो वहाँ की आदिवासी महिला हैं। ठीक है, यहाँ के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, मुख्य फसल चावल होती है। यहाँ पर झारखंड में कुडुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी और भटूरे कहाँ पर खाए जाते हैं, तो पंजाब राज्य में ये फेमस है। नेक्स्ट है दाल चावल और लिट्टी चोखा कहाँ का फेमस है, बिहार राज्य का। नेक्स्ट है चेवा और बोरा क्या है, तो ये दोनों ही चावल की किस्म है। पिछली बार क्वेश्चन बना था बोरा, बोरा एक प्रकार के चावल की किस्म है जो कहाँ पर खाई जाती है, तो यह
असम राज्य की फेमस डिश होती है। और असम का जो प्रसिद्ध नृत्य है बिहू, इस उत्सव जब फसल कटती है तो वहाँ पर ही मनाया जाता है। उसी समय पर ही बूरा चावल बनते हैं, मीठे चावल होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेरमा, एक प्रकार की मछली होती है, ये कहाँ पर फेमस है? तो त्रिपुरा राज्य में ये खाई जाती है। नेक्स्ट है आपका तुंगतप, जो मछली की चटनी बनाई जाती है, किस राज्य में? मेघालय राज्य में, ठीक है। और मेघालय राज्य में ही हमारा शिकारी पौधा जिसे नेपेंथिस या घटपर्णी कहते हैं, भारत के मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है झींगा मछली, संदेश रसगुल्ला, मछली चावल, जिंगो और पोस्तू, ये कहाँ पर खाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में, जहाँ आपका सुंदरबन डेल्टा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाई घेवर, चूरमा और दाल बाटी, ये कहाँ की फेमस है? राजस्थान राज्य की। और पिछली बार आपका क्वेश्चन भी बना था यहाँ से कि जो घाना पक्षी विहार है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बड़ा पाव और सहजन के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो आपके महाराष्ट्र राज्य में खाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन ढोकला, लेमन राइस और बटाटा वाड़ा, ये कहाँ पर फेमस है? गुजरात में। तो ये इतनी सारी डिश हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो आपको बता दें कि जो आपके एनसीईआरटी में है वो केवल कुछ ही आपकी डिशें दी गई हैं, लेकिन ज़्यादा आपकी जो है शिफ्ट्स में एग्जाम्स चल रहे हैं तो क्वेश्चन भी यहाँ ज़्यादा बन सकते हैं, तो आपको ये सारे याद रखने होंगे। नेक्स्ट है आपका बाजरे की खीर और कड़ी पकौड़े, ये किस राज्य की फेमस डिश है? तो ये हरियाणा राज्य की फेमस डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुंटे की खीर और दाल बाफला, ये कहाँ पर खाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की फेमस हैं। और मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 में की गई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी याद रखना, जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है काफूली, काफूली क्या होती है? तो पालक और मेथी से बनी एक डिश होती है जो उत्तराखंड राज्य में खाई जाती है। और उत्तराखंड में बच्चों के स्कूल आने जाने के रास्ते कैसे होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है उत्तपम, ये क्या है? तो डोसे की तरह होता है, इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है और फिर उत्तपम डिश बनाई जाती है। ये आपके तमिलनाडु राज्य की फेमस है। और तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पोंगल, ये भी आपको याद रखना, जो एक फसल त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट है सांप से बनी हुई डिश जिसे लिंग हुफेन कहते हैं, यह कहाँ पर खाई जाती है? तो ये आपके हांगकांग की फेमस डिश है। सांप के बारे में आपको सारी चीज़ें शॉर्ट वीडियो और अदर्स वीडियो जो हमने डिटेल्ड लिया था वहाँ पर बताया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। नांग जिसे कोबरा कहते हैं, नांग, करैत, दोबोइया और अफा, ये 4 जहरीले सर्प हैं। जबकि जो पाइथन होता है जिसे हम अजगर कहते हैं, ये एक विषहीन सर्प है, मतलब इसके पास जहर नहीं होता। पिछली बार ये भी क्वेश्चन बना था, ठीक। नेक्स्ट है कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इडली, डोसा और चावल, ये आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में देखने को मिलते हैं। और पूछता है कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो मतलब पहला मानसून कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है, सभी को पता है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों में नारियल के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक हमारा मानव आवास। इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बांस के घर कहाँ पाए जाते, पत्थर लकड़ी के घर कहाँ होते हैं, दीवारें गोबर से लीपी जाती हैं किस राज्य में, क्यों लीपी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मानव आवास पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लेते हैं बांस के, कभी भी आपसे बांस, बम्बू, ये देखने को मिल जाए कि इसके घर कहाँ बने होते हैं, तो आपको आंख बंद करके असम लगाना है, क्योंकि बांस के ऊंचे ऊंचे घर जो हैं वो असम राज्य में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है, इस कारण से, ठीक है। तो देख लेते हैं बांस के मजबूत खम्भों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर कह दें या फिर 10 से 12 फीट ऊंचाई कह दें, ऊंचाई पर बने ये घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, ये घर कहाँ पर बने होते हैं? आपके असम राज्य में, ठीक है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होता है? बिहू, जो कि एक फसल त्यौहार होता है। नेक्स्ट पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर कहाँ बनाए जाते हैं? मनाली, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है। तो पत्थर लकड़ी की बात करते हैं तो मनाली, ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं। इन झाड़ियों में आपके नीम और कीकर की लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और इनके फर्श किससे? गोबर से लीपे जाते हैं। ये कहाँ पर इस तरीके के घर होते हैं? तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में। अब आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में जो मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है, क्यों? क्योंकि दीमक ना लग पाए, ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है और इनकी छतें ढलान वाली होती हैं, बर्फ से ढकी होती हैं। ये
कहाँ पाए जाते हैं, तो इस तरह के घर आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं और लद्दाख जो है यहाँ पर 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऊपरी मंजिल पे मनुष्य निवास करते हैं और निचली मंजिल पर जानवर रहते हैं। और जब यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और इसके जो घर होते हैं लद्दाख के, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। लद्दाख में ही आपकी जो है चांगपा जनजाति पाई जाती है, जिसके ऊन से, मतलब ये बकरियाँ पालते हैं और बकरी के ऊन से आपकी पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक हैं ये आपके, ठीक। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है, तो इग्लू कहलाता है। यदि आपसे पूछ लें भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। और यह घर जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पर्यटन के लिए भी होता है। ये क्या कहलाते हैं, तो ये हाउस बोट कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है नक्काशी रहित हाउस बोटों को क्या कहते हैं। इस पे नक्काशी है तो इसे खत्मबंद कहते हैं, ठीक है। और ये हाउस बोट है। जबकि नक्काशी नहीं है यानी नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाते हैं, डोंगे। ये भी आपके कश्मीर राज्य में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं। तो याद रखना जो चांगपा जनजाति वो किस में निवास करती है, किस प्रकार के घरों में, तो टेंट बनाती है। और टेंट कैसे होते हैं, अस्थायी, शिकार के लिए ही इनका उपयोग करते हैं। कभी यहाँ टेंट लगा लिया इस स्थान से हट करके कहीं दूसरे स्थान पर, तो ये अस्थायी निवास स्थान है। यदि पूछ लें कि क्या कहलाते हैं, तो वो टेंट कहलाते हैं। और इनके टेंट को क्या कहते हैं, रेबो, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हवेली। तो हवेली का निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा प्राचीन समय में होता था, जिसमें बहुत अधिक कमरे होते थे और दरवाजों और छतों पर सुंदर नक्काशी होती थी। तो इसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक उपयोग होता था, ठीक। नेक्स्ट है एक खिरगिज जनजाति है। तो ये 2 प्रकार की आवास, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो इनके ग्रीष्मकालीन आवास को युर्त कहते हैं और शीतकालीन आवास को किस्ताऊ कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको आवास से संबंधित याद रखनी है, इससे आपके क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक चित्रकारी। कहाँ पर कौन सी चित्रकारी फेमस है, जैसे कह दिया मधुबनी चित्रकारी किस राज्य में की जाती है, फाड़ चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बरली चित्रकारी कहाँ होती है, बरली चित्रकारी में किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो चित्रकारी पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली बार पूछा था इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो वहाँ आपका ऑप्शन कन्नौज था, उत्तर प्रदेश नहीं दिया था। तो याद रखना इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर जो है हमारा उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, याद रखना। नेक्स्ट है सालों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। नेक्स्ट सिल्क और चाय के लिए फेमस है आपका असम राज्य। नेक्स्ट कड़ाही और केसर के लिए कश्मीर प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो ये आपका बिहार है। और जो मधुबनी चित्रकारी है इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे चावल का पेस्ट हो गया, इसके बाद आपकी हल्दी हो गया, पेड़ पौधों के रंग, इसका प्रयोग किया जाता है। और मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य के जिले मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया इन इलाकों में की जाती है। इसके अलावा नेपाल के कुछ भागों में भी ये देखने को मिलती है। और जो मधुबनी चित्रकारी है प्रारंभ में यह रंगोली के रूप में की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह दीवारों, कपड़ों आदि पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है मधुबनी चित्रकारी का। और जो मधुबनी चित्रकारी है औरतों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, वर्तमान समय में इसमें इसको पुरुषों ने भी अपना लिया है मधुबनी चित्रकारी को, ठीक है। और इसमें भगवानों के चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के चित्र आदि सभी देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बरली एवं चित्रकाठी चित्रकारी, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में ये की जाती हैं। पिछली बार पूछा था जो बरली जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो जब बरली चित्रकारी महाराष्ट्र की है तो बरली जनजाति भी आपकी यहीं पर पाई जाती है। और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग होता है। और जो बरली चित्रकारी है इसमें आपको बता दें, इसमें गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है मिश्रण बनाने के लिए, ठीक। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका कलमकारी और पोचमपल्ली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इनमें दोनों ही सही हैं। और जो कलमकारी और पोचमपल्ली है एक प्रकार की साड़ियों पर की जाने वाली कला होती है, साड़ियों पर इसकी बुनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पट्टा चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये उड़ीसा राज्य में की जाती है। और आपको बता दें कि पट्टा का अर्थ ही होता है कपड़ा, कपड़े पर ये चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट है फाड़ चित्रकारी, फाड़ का मतलब होता है फड़, और यह चित्रकारी आपके राजस्थान राज्य में फेमस है। नेक्स्ट है पेठा नगरी, पेठा नगरी आपकी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली है।
मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध राज्य बिहार। बरली चित्रकाठी, यह भी बता दिया, रिपीट हो गया है, महाराष्ट्र। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर, बिहार आपका। ठीक है, अनीता की मधुमक्खियां एनसीईआरटी में दिया है आपका। तो जो मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका बिहार है। और मधुमक्खी पालन का उपर्युक्त समय या अंडे देने का समय उपर्युक्त कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का समय उपर्युक्त माना जाता है। पिछली बार क्वेश्चन बना था। और सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को लुभाने वाले फूल कौन से होते हैं आपके? तो लीची के फूल होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, चावल के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। गेहूं और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हल्दी और मक्के के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में होता है। द्रहम मुद्रा किस राज्य की है? अबू धाबी। और अबू धाबी में पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। और यहाँ पर पानी जो होता है पेट्रोल से महंगा होता है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। नेक्स्ट है, टीन खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो टीन खेती जो है, इसमें एक टीन बीज बोए जाते हैं जितनी जमीन पर, उसे एक टिन कहते हैं। और इसके लिए प्रसिद्ध राज्य आपका मिजोरम है। नेक्स्ट है झूम खेती। तो झूम खेती अरुणाचल प्रदेश, यदि राज्य ऑप्शन में है तो अरुणाचल प्रदेश सही रहेगा। और यदि इस तरीके से दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्य में, दक्षिण पूर्वी राज्य में, तो उत्तर पूर्वी राज्य में ये सबसे ज़्यादा की जाती है। और इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो आपकी झूम खेती है, इसी को काटो और जलाओ खेती कहते हैं। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि इसी के अन्य नाम होते हैं। तो इसमें फसल को काटने के बाद मतलब उसको जला दिया जाता है, कई वर्षों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। और जो राख होती है वो इस ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। तो आप डिटेल्ड वीडियो देख लें, टीन खेती, झूम खेती सारी आपको बताई हैं, तो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो घटपर्णी पौधा भारत के तो मेघालय राज्य में होता है। साथ ही साथ यह हमारे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। घटपर्णी पौधे को शिकारी पौधा भी कहते हैं। और यह एक विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है, जिससे जो है कीड़े मकोड़े चूहे आसानी से इसमें फंस जाते हैं और ये उनका शिकार कर लेता है। इसके अलावा अन्य शिकारी पौधे कौन कौन से हैं? तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और हायोनीमा, ये भी आपके शिकारी पौधे होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, समय भी कम है, तो आपको थोड़ी सी स्पीड बनाकर ही चलना होगा। ठीक, नेक्स्ट है चेरायो नृत्य या चेराओ नृत्य क्या होता है? तो ये एक बम्बू नृत्य होता है, मतलब बांस के डंडों को घेरा बना करके। और जो मिजोरम राज्य के लोग बाग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो पूछा जाता है कि चेराओ नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आपका मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, जिस तरह से बिहू आपके असम का है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये नृत्य भी आपको याद रखने हैं। और फसल त्योहार से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका पोषक तत्व, विटामिन, वसा, प्रोटीन पर बनने वाले सारे प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले पोषक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रापोलॉजी। मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 7। अब ये 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं आपकी? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल। अब ये भी कई भागों में, मतलब 2 भागों में डिवाइड होते हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद का मतलब जिनकी जरूरत मनुष्य को ज़्यादा होती है, वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं विटामिन, खनिज लवण और जल। अब पूछ लेते हैं कि ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन कौन सी, मतलब जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। और वे पोषक तत्व जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके उपापचयी नियंत्रक जो पोषक तत्व हैं वो विटामिन, खनिज लवण एवं जल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वो प्रोटीन होता है। ठीक, नेक्स्ट है, वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं वो आपके न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो यदि खोज पूछता है तो इसकी खोज हॉपकिंस ने 1911 में की थी। लेकिन जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया? फंक ने दिया। लेकिन जब कभी भी आपके ऑप्शन में इस तरह से पूछ लें कि विटामिन की खोज किसने दी और हॉपकिंस ऑप्शन में ना हो, तो फिर आपको फंक ही सही लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। अब बी में बी होता है B1, B2, B3। ठीक है, इस तरीके से। और वसा में घुलने वाले हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट है, पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन बने आपके कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देख लें आप, विटामिन
विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है जो रेटिनॉल है। इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग और इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पपीता, दूध और अंडा। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे इसकी पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग और यदि इसकी कमी हो गई है तो इसके लिए आपको अनाजों के छिलके, तिली और सेम का प्रयोग करना चाहिए। तिल मतलब तिलहन फसलें, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग और यह सभी खट्टे पदार्थों जैसे नींबू हो गया आपका, ठीक है, नींबू के अलावा आपका संतरा, मौसम्मी, इनमें सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग और ये आपको सूर्य से मिलता है, दूध, मछली तेल आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। रासायनिक नाम होता है टेकोफेरल। इसकी कमी से नपुंसकता जिसे बांझपन कहते हैं और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है सोयाबीन, अंडे, दूध और फल। नेक्स्ट विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह पाया जाता है टमाटर और आंतों में ही उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है अंडे के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है तो वो है विटामिन डी। बाकी सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं अंडे में, लेकिन विटामिन डी अनुपस्थित होता है। दूध के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है तो विटामिन सी। दूध में सभी विटामिन होते हैं विटामिन सी को छोड़ करके। नेक्स्ट है किस विटामिन को संक्रमण विटामिन, मतलब यदि हमारे शरीर में कुछ संक्रमण फैल जाता है तो उससे लड़ने की क्षमता किस विटामिन में होती है, विटामिन ए में। नेक्स्ट मानव शरीर को यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, वसा से। तो यहाँ पर पूछता है कभी कभी कि एक धावक है जो दौड़ने वाले हैं या मैराथन दौड़ रहा है तो उसको यदि ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो किस पदार्थ को ग्रहण करेगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। मानव शरीर में कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट होती है तो ये होती है 50 से 75%। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है तो 4.2 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है आ गया क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एक धावक ट्रैक पर दौड़ने से पहले, एक खिलाड़ी खेलने से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए पोषक पदार्थ के रूप में किसका सेवन करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में ग्रहण करी जाती है तो ग्लूकोज के रूप में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें सभी अनाजों में पाया जाता है, सभी फलों में और सभी सब्जियों में। फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा केले में ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है तो वो आपकी फ्रक्टोज होती है। नेक्स्ट है आपका आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो पूछ लेते हैं कभी कभी कि ग्लूकोज क्या है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड। तो ये याद रखना आप, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज होते हैं। डाइसैकेराइड माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है तो 20 में 2 प्रकार में बटा होता है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक, ठीक है। आवश्यक का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, जो अनावश्यक होते हैं इनको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का लगभग कितने % भाग प्रोटीन से निर्मित है तो वो 15% है। सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं तो मरासमस और क्वाशीरियोरकर, याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, पिछली बार एक क्वेश्चन बना था, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सोयाबीन में, लगभग 42%। नेक्स्ट है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता किसे होती है तो एक छोटे बच्चे को, एक पहलवान को और एक गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हीम नामक प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो 45 ग्राम। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दालें, सोयाबीन, मूंगफली, मांस, मछली। कौन कौन से खनिज जो हैं दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं तो वो हैं आपके कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी। इसमें लिख लेना आप, विटामिन डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं भारत के मैप से बनने वाले क्वेश्चन। तो वर्तमान में भारत, इससे पिछली बार काफ़ी क्वेश्चन बने। कितने केंद्र शासित, जिसे हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं, कितने हैं तो 8 हैं।
कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। पहले ये 2 हुआ करते थे, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तब से इनको एक ही कर दिया है। नेक्स्ट है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखना। मैप यदि आपके माइंड में रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती, एक क्वेश्चन तो इससे आना ही है। अब तमिलनाडु पूछ ले, गुजरात पूछ ले, मध्य प्रदेश पूछ ले, तो किसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो मैप आपको देखना जरूरी है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती जो आपके दक्षिण में पड़ता है, इसके निकटवर्ती कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। कर्क रेखा, पिछली बार का क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है और इस पर आपके 8 राज्य पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक बताई थी आपको गमछा झार मित्र पर। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। नेक्स्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आपने देखा होगा आपके पूरब की तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ आपकी पड़ता है अरब सागर। तो इस तरफ कौन कौन सी राज्य हैं, इस तरफ कौन कौन सी राज्य हैं? तो यदि आपको राज्य पता है, तटवर्ती राज्य जिसे कहते हैं, ये 9 होते हैं। तट सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? 9। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद आपका यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तटवर्ती राज्य हो गए कितने? 9। अब बंगाल की खाड़ी से लगने वाले इस तरफ के राज्य हो जाएंगे और अरब सागर से, तो यहाँ पूछा है कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य और अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, तट रेखा से लगने वाले राज्य अभी आपको बता दिए कौन कौन से हैं। तो जितने भी आपके यहाँ ये तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, मतलब बीच में पड़ता है त्रिपुरा और तीनों तरफ आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य होता है, पूछ लें तो त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा जो है आपकी ग्रीनविच रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से जाती है? 5। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सी? पिछली बार क्वेश्चन नहीं बना, इस बार नया यदि टॉपिक जोड़ेंगे तो ये जोड़ सकते हैं। तो आपको पूर्वी तट पर यहाँ पर कौन कौन से आपके बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, सबसे पहले आपका पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नूर बंदरगाह है तमिलनाडु पर है। तो इससे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एक पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है या फिर कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सी हैं? तो कांडला गुजरात का है, मुंबई एवं नेहावा शोभा महाराष्ट्र का है, मरमा गोवा का है, मंगलुरु कर्नाटक का है और कोची केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो गुजरात से गोवा का तट यदि पूछता है तो कोंकण तट कहलाता है, गोवा से मंगलुरु तक का तट जो कर्नाटक में पड़ता है केंद्रा तट कहलाता है, और मंगलुरु से आपका कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है ये तट आपका मालाबार तट कहलाता है, और ये पूरा तट आपका पश्चिमी तट कहलाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका EVS के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए सबसे बृहद प्रदूषक कौन सा माना जाता है? तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 है। विश्व में जल संकट का सबसे प्रमुख जल संकट उत्पन्न हो गया, इसका कारण है नगरीकरण। नेक्स्ट है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो जल स्तर में वृद्धि हो रही है क्योंकि जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उससे बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, अम्ल वृष्टि का प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है? तो स्थानीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तरुण भारत संघ जो है राजेंद्र सिंह हैं इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और ये इन्हीं के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से, और जो दड़की माई है वो इससे संबंधित रही है। नेक्स्ट है तुम्हारी दादी रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उसमें हल्के हल्के से निलंबित अपद्रव्य होते हैं, उनको अपसादित करने के लिए। नेक्स्ट है
अशुद्ध जल को पेयजल बनाना है यदि तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आसवन विधि का। झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। शुष्क बर्फ क्या कहलाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? आपकी केरल में, और केरल में ही आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 से। इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1984 में हुई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में, और यहीं से आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, जब से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।